तो हम लोगों का ये वाला टॉपिक हो गया क्लियर, ठीक है? एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? So No, sir. we observed that the maximum height of a mountain, है ना, cannot be more than 10 kilometer on the earth. You have to keep in mind only that the any rock has any rock on the bottom of the mountain has a critical shear stress, and that critical shear stress is 3 into 10 की power 8. Okay, 3 into 10 की power 8 what Newton per meter square, and rho density of the rock which is fixed 3 into 10 की power 3 kg per meter cube, and g, and putting this value we can obtain the maximum height, it is 10 kilometers. Okay, so any mountain cannot achieve the height greater than 10 kilometers. Okay, so now we have to study another application of elasticity. Okay, what is another application of elasticity? So we have already studied about the knowledge of elasticity. It is applied in designing a bridge such that it does not bend too much or break under the load of traffic, the force of wind, or under its own weight. ठीक है? जब हम लोग ब्रिज पुल वगैरह बनाते हैं तो इन सब चीजों का ध्यान देना होता है कि कहीं तेज हवाएं आ गई तो उससे हमारा पुल टूट ना जाए, ठीक है? उसके बाद उसके अपना जो ब्रिज का खुद का वेट होता है उसकी वजह से भी वो कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है? आप लोग अक्सर न्यूज में देखते रहते होंगे, पुल टूट गया, ठीक है, बना था फिर ब्रिज टूट गया, कई बार ऐसा होता है, ठीक है? फिर उसके ऊपर जो हैवी ट्रैफिक, अगर ढेर सारी गाड़ियां चल रही हैं तो उसकी वजह से वो पुल टूट ना जाए, तो ये सारी चीजें, या फिर बेंडिंग ना आ जाए, टूटना या बेंड होना ये सब ना हो, तो इन सब के लिए जो सबसे मेन फैक्टर है दैट इज इलास्टिसिटी, ठीक है? सो फॉर डिजाइनिंग अ ब्रिज इलास्टिसिटी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. ओके, सो हाउ विल यू how will you solve this issue of not bending? So by experiment we had observed that just suppose this is uh, bar, okay, which are being used in iron rods or iron bars used in designing bridges, ठीक है? तो अब इसमें ये इनिशियल कंडीशन है, ठीक है? नाउ व्हेन लोड इज अप्लाइड ऑन इट, let us suppose this is the load which has been applied at its center of gravity. Okay, suppose this load is applied, means यहाँ पर ढेर सारी गाड़ियां होंगी, ठीक है? या फिर हो सकता है इस ब्रिज का ही अपना लोड होगा, ठीक है? तो उसको हमने क्या किया, एक सेंटर पे मान लिया इतना है, ठीक? अब इसकी वजह से ये रॉड अब हो सकता है कि बेंड हो जाए, तो ये इस तरह से बेंड हो जाएगा, ठीक है? ये रॉड ऐसे बेंड हो गया सपोज, ठीक है? तो यही वाला फिगर है ये, ठीक? तो इसमें आप देखिए हुआ क्या कि जब ये रॉड बेंड हो गया तो इसका जो सेंटर वाला जो पॉइंट है वो यहाँ आ गया, एंड पहले यहाँ पर था, तो इसके बीच का जो है ये, इसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन, दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा इन द फिगर. ओके, डिप्रेशन, ठीक है? So we need to minimize this depression or we need to increase this depression. What do you want? Should we increase this depression or should we decrease this depression? बोलिए. Decrease. We have to decrease this depression because we do not want to bend this iron rod or any bar. Okay? क्योंकि हम अगर इसको यूज किए हैं इस तरह से हॉरिजॉन्टली, ठीक है, अगर ये बेंड करेगा तो पूरा का पूरा ब्रिज बेंड करने लग जाएगा, है ना? एक बार अगर, क्योंकि एक ही बार तो होता नहीं है, उसमें कई सारे होते हैं, तो एक अगर बेंड किया तो सारे के सारे बेंड करेंगे, फिर मीन्स उसके बाद फिर ये बेंड होते होते फिर इस तरह से अभी इस पे गाड़ियां जो आएगी वो इस तरह से ऐसे करके जाएगी, तो यहाँ पर और लोड बढ़ता चला जाएगा, है ना? तो फिर टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो अब देखिए डिफॉर्मेशन होगा नो डाउट, ठीक है? अगर इस तरह का है तो इस पे लोड पड़ेगा तो ये डिफॉर्म होगा,
बट डिफॉर्म होने के बाद इसको अपने शेप को रिगेन भी कर लेना है। जब गाड़ियां आएगी थोड़ा सा बेंड होगा, फिर ये अपने शेप में ओरिजिनली वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डिप्रेशन होना चाहिए यहाँ पर। एग्रीड और नॉट? वी रिक्वायर मिनिमम बेंडिंग ऑफ दीज बार्स, यस और नो? यस 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 सर। ठीक है, तो मैथमेटिकली ये देखा गया। आप लोग सोचिए कि ये किन किन बातों पर ये जो डिप्रेशन होता होगा, जस्ट आप लोग भी खुद से इमेजिन कर सकते हैं, जबरदस्ती थोपने की जरूरत नहीं है। ये डिप्रेशन होते होंगे किन किन बातों पर डिपेंड करते होंगे, बताइए। वेट। वेरी गुड। ये वेट कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा वेट होगा उतनी ज्यादा डिप्रेशन होगी। और स्ट्रेस हाँ, स्ट्रेस में स्ट्रेस, यस वेरी गुड। स्ट्रेस नहीं बोल के हम ऐसा बोल देते हैं इसको कि इसका इसका जो है यंग्स मॉडुलस की बात कर लेते हैं। ठीक है, यंग्स मॉडुलस, क्योंकि ये सॉलिड रॉड है। ठीक है, तो जब सॉलिड रॉड है तो इसमें स्ट्रेस भी होगा और स्ट्रेन भी होगा, तो दोनों चीज पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं कि इसका यंग्स मॉडुलस, उस जो बार है उसका फिक्स्ड होता है। अभी हमने देखा था ना, स्टील है कि आयरन है कि क्या है, तो उसका यंग्स मॉडुलस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब आप ये बताइए कि यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा, ठीक है, तो डिप्रेशन ज्यादा होगी या कम होगी? सोचिए। if you have larger young modulus, then what should be the depression, lesser or greater? लेस। यस, जितना ज्यादा यंग्स मॉडुलस होगा मीन्स उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी डिप्रेशन उतना कम होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा इलास्टिसिटी का मतलब उसको अपने शेप को रिगेन करने की एबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, तो कम से कम डिप्रेशन होगा। यहाँ से हमने देख लिया कि दिस डिप्रेशन डिपेंड्स ऑन, पहला हमने देखा यंग्स मॉडुलस पे डिपेंड करेगा। कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये इनवर्सली, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, यंग्स मॉडुलस के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरा अभी हमने देखा लोड पे, तो लोड पे तो खैर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जितना ज्यादा लोड होगा उतनी ज्यादा डिप्रेशन होगी। और बताइए, और क्या लग रहा है आपको? और क्या लग रहा हाइड्रोक्लोरिक है? स्ट्रेस। लेंथ पे भी तो डिपेंड करेगा, इसकी जो रॉड का जो डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ, ठीक है, इसका जो रॉड की जो लेंथ ब्रेथ हाइट है, उन सब पर भी तो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये देखा गया कि इसके लेंथ पे जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज्यादा लेंथ होती है, ऐसे भी आप सोचिए, ठीक है, ऐसे ऐसे जस्ट इमेजिन कीजिए, ठीक है, एक छोटा सा रॉड है ऐसे, ठीक है, और एक लंबा सा रॉड है, ठीक है, ऐसे, और सेम वेट दोनों पे डालिए आप, इस पे भी और इस पे भी। ठीक है, तो आपको किस में डिप्रेशन ज्यादा होगा, किस में बेंडिंग ज्यादा होगी सेम वेट डालने से? लेंथ जिसका बताइए। बड़ा है। ज्यादा बड़ा होगा तभी उसमें वो जो है बेंडिंग ज्यादा होगी, इसमें तो पता ही नहीं चलेगा ज्यादा बेंडिंग का। ठीक है, सो लेंथ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एल की पावर 3 होता है। ठीक है, सो यही सब बातें हैं। इन सबको कंक्लूड करके ये ऑब्जर्व किया गया कि दिस डिप्रेशन का जो फॉर्मूला होता है WL³ अपॉन 4YBD³। ठीक है, तो कीप दिस फॉर्मूला इन माइंड, WL³ डिवाइडेड बाई, है ना, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट एंड क्यूब ऑफ लेंथ, और डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस, इनवर्सली था। ठीक है, इसका जो ब्रेथ है और जो इसकी डेप्थ है, उन तीनों चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, आई बात समझ में? इन सब बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, दिस डिप्रेशन। अब आप ये बताइए कि अब हम चाहते हैं कि कम से कम डिप्रेशन हो, तो इन सबों में से सबसे ज्यादा मतलब पहले बात तो ये होगा कि डिप्रेशन कम करने के लिए हम लोग क्या क्या चीज कर सकते हैं। सबसे पहले उसके वेट को कम कर सकते हैं। ठीक है, वेट को कम कर सकते हैं, सॉरी, हाँ, वेट को कम कर सकते हैं, लेंथ छोटा से छोटा रखेंगे तभी डिप्रेशन कम होगा। यंग्स मॉडुलस को बढ़ाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका जो ब्रेथ है, रॉड की ब्रेथ, उसको भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, और डेप्थ को भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है,
तो ये सारी चीजें हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 5 चीजों को चेंज करने से हमारा जो है डिप्रेशन कम होगा। इनमें से सबसे ज्यादा अच्छी बात क्या होगी ये बताइए, सबसे अच्छी बात इनमें से सबसे मेजर चीज क्या करना चाहिए कि जो आसानी से काम बने? breadth, इलेक्स ब्रेथ इलास्टिसिटी नहीं, आप बढ़ानी ये चाहिए। देखिए डेप्थ की पावर 3 है, यानी कि अगर हम छोटा सा भी अगर इलास्टिसिटी बढ़ानी चाहिए, क्या बोल रही है? इलास्टिसिटी कैसे बढ़ाएंगे? अब मान लो रॉड है, आयरन का रॉड है, ठीक है, उसकी इलास्टिसिटी हम थोड़ी बढ़ा सकते हैं, इसका तो अपना एक मटेरियल है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। आयरन यूज कर रहे हैं, स्टील यूज कर रहे हैं, इलास्टिसिटी बढ़ा घटा थोड़ी सकते हैं हम भाई, वो तो फिक्स्ड होता है इलास्टिसिटी। हम्म, ठीक है, वो फिक्स्ड क्वांटिटी है, तो उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि हम लोग ऐसा मटेरियल यूज करें कि जिसकी अधिक से अधिक यंग्स मॉडुलस हो, बस ये कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे स्टील यूज कर लेंगे, क्योंकि स्टील का यंग मॉडुलस ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब बात आती है इनमें से सबसे मेन क्या है, देखिए डेप्थ के ऊपर में पावर 3 है, यानी कि सपोज अगर हम डेप्थ को अगर हम 2 गुना भी करें, ठीक है, मतलब डेप्थ को अगर 2 टाइम्स बढ़ा दें, ठीक है, तो 2d की पावर 3 क्या हो जाएगा, यानी कि 2 का क्यूब कितना होता है 8, यानी कि डिप्रेशन जो है 8 टाइम्स कम हो जाएगा। बात नहीं समझ में आई किसी को? अरे यहाँ पर अगर डेप्थ की जगह 2d कर दें या 3d कर दें, 3 टाइम्स उसकी डेप्थ को बढ़ा दें, ठीक है, तो क्या होगा, डेप्थ के बढ़ाने से डिप्रेशन जो है कम हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया? आगे सर। और दूसरी बात, लेंथ की भी पावर 3 है, यानी कि लेंथ को अगर हम थोड़ा कम करते हैं, ठीक है, L/2 कर देते हैं, अगर आधा कर देंगे, ठीक है, तो आप देखिए L/8 बन जाएगा इसका, क्योंकि क्यूब है, यानी कि पावर 3 है इन दोनों के ऊपर में, तो लेंथ और ब्रेथ जो है, लेंथ और डेप्थ जो है वो मेजर रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से, है ना, तो डिप्रेशन can be decreased by more effectively by increasing the depth D rather than breadth B, ठीक है, क्योंकि ब्रेथ को अगर हम जितना टाइम्स करेंगे उतना ही टाइम्स डिप्रेशन होगा, बट डेप्थ को इंक्रीज करने से उसका पावर 3 टाइम्स जो है डिप्रेशन डिक्रीज करेगा, ठीक है। बट अ डीप बार has tendency to bend under the weight of moving traffic. This bending is called buckling, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अब प्रॉब्लम यह है कि अगर हम लोग डेप्थ को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, बकलिंग के चांसेस हो जाते हैं। बकलिंग का चांस क्या मतलब होता है कि जो ट्रैफिक का जो वेट होगा ना, उसकी वजह से वो बेंड करने लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेप्थ ज्यादा हो गई है, तो बेंडिंग की चांसेस ज्यादा होती है। So the use of pillars is very common in buildings and bridges. A pillar with rounded ends supports less load, ठीक है। जो पिलर के जो एंड होते हैं ना राउंड करके, ठीक है, राउंडेड एंड्स जैसे होते हैं, तो ये क्या होता है, ये कम लोड लेता है देन द पिलर विथ डिस्ट्रीब्यूटेड शेप एट द एंड, ठीक है। तो राउंडेड वाला का जो है वही बात है, क्योंकि उसका डेप्थ जो है वो ज्यादा रहता है, सॉरी कम होता है, इस वजह से राउंडेड वाला जो है कम लोड ले पाता है, ठीक है। तो इसके लिए इसका जो कॉमन जो मेन मेजर जो सॉल्यूशन है वो ये होता है कि इसको हम लोग आई शेप का बनाएं, रॉड का जो है ना शेप कैसा रखें, ये जो आयरन बार्स हैं वो इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इट शुड बी लाइक दिस, ठीक है। इससे क्या हो गया, आई शेप का बार बनाने से जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। किसी ने कुछ पूछा क्या? कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं, शायद यहाँ से वहाँ होगा, नहीं, चलिए ठीक है। फिर ये हो गया, और क्या करना है, और कोई डाउट अब इस टॉपिक में क्या क्या रह गया इसमें? ठीक है, एक बार एनसीईआरटी हम लोग देख लेते हैं। एनसीईआरटी में हमारा क्या क्या पोर्शन रह गया, आप ये देखिए। ये हो गया इंट्रोडक्शन वाला, ठीक है, ये सब स्ट्रेस स्ट्रेन टाइप्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन सब हो गया।
अच्छा, एक जो है ना, ये हुक्स लॉ भी बता दिया हूँ। स्ट्रेस स्ट्रेन का मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसका आप लोग जो है ना नोट्स थोड़ा खुद से बना लीजिएगा एनसीईआरटी से, ठीक है ना। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, यही सब लिखना है कि परमानेंट सेट वाला बात लिख दीजिएगा। ए पॉइंट को क्या बोलते हैं, बी पॉइंट को क्या बोलते हैं, सी पॉइंट को क्या बोलते हैं, बी के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं, डी के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं, ये सब उसमें ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। इन सबको आप लोग नोट्स में डाल दीजिएगा, बाकी नोट्स मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। इलास्टोमर्स भी हो गया, इसको भी आप लोग नोट्स में डाल लीजिएगा। इलास्टिक मॉडुलाई पढ़ा दिया हूँ, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ठीक है। आपको बोला था एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए, इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 सारे हैं, ठीक है। सो ये भी हो गया। शेयर मॉडुलस भी पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। बल्क मॉडुलस भी हो गया। उसके बाद फिर आपका एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स, ये फॉर्मूला भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसका यही है सॉल्यूशन, आई शेप का ये बना के रखना है, ठीक है। सो कॉमनली यूज्ड फ्रैक्शन फॉर अ लोड बियरिंग बार इज आई शेप्ड, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर ये डेंसिटी, सॉरी, वो हाइट ऑफ माउंटेन 10 किलोमीटर वाली बात, ये सारी चीजें हो गई, विच इज मोर देन दी हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, ठीक है। ठीक है। तो एक और टॉपिक है, एक दो टॉपिक अलग से है, ठीक है, जो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बट वो एडिशन इसमें यूज किया गया है, क्या बोलते हैं, आपको सिलेबस में ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो ये सारे नोट्स हैं, आप लोग ऐसे स्टार्ट कर लीजिएगा। इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, रिजिडिटी, ठीक है। स्ट्रेस, स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस भी है, ठीक है। ये लास्ट ईयर वाले बच्चों को पढ़ाया हुआ हूँ, ठीक है, वही है ये। अब ये टॉपिक रह गया है कहाँ, हाँ, एक रिलेशनशिप बिटवीन द वाई जी एंड बी एंड ई, ठीक है। वाई क्या है हमारा, यंग्स मॉडुलस। जी, जी क्या है, जी क्या है, शियर मॉडुलस। मॉडुलस। बी क्या है, बल्क मॉडुलस। और ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो एक रिलेशन, ये जो दो तीन रिलेशन, ये आपके एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ है और सीबीएसई में भी नहीं है, लेकिन ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जितने भी होते हैं ना, ये सब जो आप लोग जेई मेंस, एडवांस, ये सब नीट वीट जो देते हैं, उसमें ये वाला रिलेशन पूछा जाता है एमसीक्यू टाइप में। तो ये तीनों रिलेशन को याद रखना है कि y इज इक्वल टू यंग मॉडुलस इक्वल टू 3 टाइम्स बल्क मॉडुलस इंटू 1 माइनस 2 टाइम्स ई, ओके। एंड दिस y इज इक्वल टू 2 टाइम्स g, है ना, शेयर मॉडुलस इंटू 1 प्लस ई। एंड 9 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस 3 अपॉन जी। तो ये तीनों रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ गए। तो इसको आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे नहीं याद रखना है। एक और आता है हमारा पॉइजन्स रेशियो, दैट इज एडेड इन न्यू सिलेबस, ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या होता है इसमें, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ये जैसे सपोज अगर क्या बोलते हैं, ये इस तरह से कोई अगर रॉड है या कोई भी मटेरियल है, तो जब हम लोग इसको क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, मतलब इसको एलोंगेट करेंगे, तो इसका जो डायमीटर है वो रिड्यूस होगा। हम लोगों ने देखा था फिगर में ये, तो डायमीटर जो है रिड्यूस होगा, ठीक है। पहले अगर डी था, तो अब ये रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा, ये अब जो इसका डायमीटर है ना, वो हो जाएगा डेल टी माइनस डेल्टा डी, ठीक है। यानी कि चेंज इन डायमेंशन कितना हो गया इसका, चेंज इन डायमीटर जो है वो डेल्टा डी हो गया, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों मिला के दोनों साइड का, ठीक है, समझ गए। और लेंथ में भी चेंज होगा, क्योंकि इलोंगेट कर रहे हैं, तो लेंथ इसका, सॉरी, थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि खींच रहे हैं तो ये लेंथ बढ़ जाएगा, तो लेंथ कितना हो जाएगा, डेल्टा एल से चेंज हो जाएगा। तो पॉइजन्स रेशियो जो होता है, इट इज विद इन द लिमिट्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये डेफिनेशन इसकी, इट इज द रेशियो ऑफ द लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, एंड इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल, ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो। ये जो कांस्टेंट होता है, लैटरल स्ट्रेन का मतलब ये हो गया कि ये जो चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर, इस लैटरल, आप लोग बायोलॉजी में भी पढ़ते होंगे, लैटरल मेरिस्टेम, है ना, वो इसी तरह से होता है। तो डेल्टा डी अपॉन में ओरिजिनल डी डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ, हम लोग जानते ही हैं डेल्टा एल बाई एल।
तो इसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी के रेशियो को क्या बोलते हैं, पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, और आप देखिए ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यूनिट भी नहीं होगी क्योंकि ऊपर भी स्ट्रेन है नीचे भी स्ट्रेन है, तो दो स्ट्रेन का रेशियो है ये। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो, लैटरल स्ट्रेन टू दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। समझ में आई बात? अरे बोलिए, समझ में आई यार नहीं? ये फिगर है इसका। यस। ठीक है, और एक्चुअली में ये जो है थियोरिटिकली -1 से 1/2 के बीच में होती है, बट प्रैक्टिकली ये जो है वैल्यू होती है 0 से लेके 1/2 के बीच में, ये 0 है। ठीक है, 0 से लेके 1/2 के बीच में इसकी वैल्यू होती है, नेगेटिव में नहीं होता। थियोरिटिकली ये नेगेटिव में भी जाता है। ठीक है, तो लैटरल स्ट्रेन इसमें डेल्टा d/d है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा l/l है। अगेन यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस साइन होने का वजह है कि इसका डायमीटर जो है डिक्रीज हो रहा है, तो डायमीटर डिक्रीज होगा तो डेल्टा डी वैल्यू नेगेटिव होगी, तो इसलिए हम यहाँ से ऑलरेडी एक पॉजिटिव वैल्यू डाल दिए हैं। ठीक है, सॉरी नेगेटिव वैल्यू डाल दिए ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। आई बात समझ में कि नहीं आई? बोलिए। आगे अरे सर। कोई कुछ नहीं बोलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, तो ये रिलेशनशिप, हाँ ये तो मैंने बता ही दिया अभी। ठीक है, ये रिपीट हो गया यहाँ पर। ये जो इसमें ये जो सिग्मा है दैट इज पॉइजन्स रेशियो, है ना, इसको हम लोग पॉइजन्स रेशियो को सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें एक लास्ट डेरिवेशन रह गया, एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग इलोंगेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग इलोंगेशन। ठीक है, ये भी एडिशनल है हमारा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से अगर पूछा जाए तो दो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और एक ये वाला जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। ठीक है, तो इसको देख लीजिए क्या होता है। जैसे सपोज एक मतलब एक स्टील रॉड है, ठीक है, या कोई भी रॉड है, उसमें हमने एक वेट डाल दिया। ठीक है, और फिर उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ इलोंगेशन होगा, और फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, तो कुछ ना कुछ यानी कि वर्क डन करना पड़ रहा है। ठीक है, समझ गए? तो एक एंड को हमने किसी सपोर्ट से बांध दिया, दूसरे एंड पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें इलोंगेशन होगी। ठीक है, तो इलोंगेशन कितनी होगी, मान लीजिए डेल्टा एल या डीएल मान लेते हैं। ठीक है, समझ गए? तो वर्क डन कितना हो जाएगा, दिस फोर्स इंटू डीएल। ठीक है, फोर्स इंटू डीएल। तो ये वर्क डन हम लोग को क्या करना है, वर्क डन ड्यूरिंग इलोंगेशन, इसको इलोंगेट करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, वही हम लोग को निकालना है। तो दिस वर्क डन, इसका इंटीग्रेशन छोटा सा वर्क डन हो गया डी डब्ल्यू, दिस इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डीएल। अब इसी को क्या करना है, एंटायर लेंथ के लिए हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि दिस फोर्स इंटू डीएल। अब ये फोर्स हम लोग कितना लगा रहे हैं वो कैसे आएगा, तो हम लोग देखे थे फोर्स यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो ये हमारा डेल्टा एल बाई एल हुआ करता था, तो इसको डेल्टा एल को हम लोग यहाँ पर प्रेजेंटली डीएल लिख रहे हैं। याद आ रहा है, एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, ये यंग्स मॉडुलस होता था। अरे भूल गए क्या? यही होता है अरे सर। फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स हो गया, यानी ये स्ट्रेस हो गया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, यहाँ से आप फोर्स की वैल्यू निकाल लीजिए, फोर्स कितना हो जाएगा, वाई इंटू ए इंटू डी एल डिवाइडेड बाई एल, है ना, डिवाइडेड बाई एल करेंगे तो हमारा ये फोर्स आ जाएगा। तो इसी फोर्स की वैल्यू हम लोग यहाँ रख दिए, वाई ए एल अपॉन में डी एल इंटू, और ये डी एल आ गया। ठीक है, तो वाई ए अपॉन में एल, एल डी एल। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ये इसकी लेंथ पूरे कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके एल लेंथ तक में इसको इलोंगेट करना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एल का इंटीग्रेशन होता है एल स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर हम लोग एल स्क्वायर बाई 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो ये सॉल्व होके ये बन जाएगा, है ना, एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ इंटू वाई ए एल, वाई ये जो है एल दूसरा है और ये एल दूसरा है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये बन गया। ठीक, तो वर्क डन हो गया हाफ वाई ए इंटू ये जो स्मॉल एल है, ठीक है, उसको हम लोग डेल्टा एल लिखे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, छोटा सा लेंथ, तो
अब ये जो है फिर से देखिए वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल फिर से फोर्स बन गया, ठीक है, उसकी जगह पे फिर से हमने फोर्स लिख दिया और इनटू में एल, ठीक। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें एरिया इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, एरिया इंटू ए इंटू एल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इंटू में एरिया इंटू में एल कर दिए और डिवाइडेड बाय ए इंटू एल कर दिए। तो फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा क्या बन जाएगा, स्ट्रेस, और एल अपॉन एल, ठीक है, ये एल स्मॉल एल है वो चेंज इन डायमेंशन, और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ एल कैपिटल एल। तो एल बाई एल हमारा जो है वो क्या बन जाएगा, स्ट्रेन, ठीक है। और ये जो ए एल है वो बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ वायर, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ जो है, जैसे वायर है तो वायर का क्रॉस सेक्शन होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगी ए, और इंटू लेंथ हो जाएगी एल, तो ए इंटू एल वॉल्यूम ऑफ वायर, ठीक है। सो यहाँ से वर्क डन आपने देखा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ वायर। तो ये वॉल्यूम को अगर हम लोग इधर डिवाइड में ले आएंगे तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम क्या बन जाएगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। So this work done is stored in the form of potential energy and this is due to elastic nature, therefore it is elastic potential energy, ठीक है। तो याद कीजिए हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में दो चीजें पढ़े थे, एक था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मैंने आपको बताया था कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को जो है हम लोग डायरेक्टली इस उसका ग्रेविटेशन चैप्टर में कोई फार्मूला नहीं दिया हुआ है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। दैट इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू में वॉल्यूम ऑफ वायर, ठीक है। और अगर वॉल्यूम को इधर रखेंगे तो दैट विल बिकम वर्क डन अपॉन वॉल्यूम, दिस इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, या इसको एनर्जी डेंसिटी हम लोग बोलेंगे, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। So this is another very very important formula, ठीक है, एंड इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, ठीक। इस तरह से जो है आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। समझ गए, ऑल टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड। अगर अब किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बोलिए, ठीक है। सर इलास्टिक किसी को पोटेंशियल एनर्जी एक और बार बताइए। एक और बार बताना है, देखिए इसमें क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है, बेसिकली इसमें कैलकुलेशन है, तो इसमें इंटीग्रेशन है, कुछ नहीं करना है आपको, बस मैं थीम समझा दे रहा हूँ कि पहले आप लोग इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है, आज मैं ये नोट्स भेज ही रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा। पहले इसको क्या करना है कि एक वायर है, ठीक है, देखिए कुछ नहीं है इसमें, ये वायर है, ठीक। इसमें हम क्या करेंगे, एक कोई भी इस वायर में यहाँ पर कोई भी इसको हम लोग यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा, इलोंगेशन होगा, ठीक है। वायर की लेंथ जो है अब जितनी थी, अब डीएल लेंथ से इसकी जो है इन इलोंगेशन हो जाएगी, ठीक है। जब इसको खींचेंगे या फोर्स अप्लाई करेंगे तो इलोंगेशन होगा, तो इसके लिए कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, एंड दिस फोर्स वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डीएल। ये कौन सा वर्क डन हो गया, छोटा सा, क्योंकि छोटा सा लेंथ को इंक्रीज किए हैं, ठीक है, समझ गए। तो अब इसी वर्क डन को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क डन निकल जाएगा। वर्क डन इसको कौन सा इंटीग्रेशन करेंगे, ये जो छोटा सा डीएल लेंथ है इसको लेके 0 से एल लेंथ तक पूरा लेंथ को, है ना, खींचने में कितना वर्क डन करना पड़ता है, यानी एल इलोंगेशन तक ले जाने में, अभी पहले इलोंगेशन कितना है, डीएल है, तो अगर हम लोग इलोंगेशन चाहते हैं उसमें एल इलोंगेशन हो जाए तो हम लोगों को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, और दैट वर्क डन विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर फोर्स की जरूरत पड़ेगी। फोर्स हम लोग अभी बताया आपको, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि एक वायर है, सॉलिड बॉडी है, तो इसमें यंग्स मॉडुलस होगा। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से आप इस फोर्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, डेल्टा एल को हम लोग इंटीग्रेशन में पुट करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम डेल्टा एल की जगह पर डीएल रख देंगे, ठीक है, समझ गए बात। या फिर स्मॉल एल से हम लोग इसको डिनोट कर देंगे, ठीक है, डेल्टा एल को स्मॉल एल से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका, अब इसमें इसको पुट कर दिए तो उसमें वेरिएबल सिर्फ कौन है, लेंथ है, लेंथ का इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है, तो आपको वर्क डन निकल जाएगा, एंड दैट वर्क डन विल वेट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो इसको एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद नहीं होगा तो हम लोग इसको दोबारा डिस्कस कर देंगे, ओके।
ठीक है फिर